महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। औरत को चाहिए कि अदालत का रुख करे जब आदमी को सिर्फ खुदा का ख्याल हो। देश में महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण मिलने का हक अब और दूर हो चुका है। लगभग 3 दशक से महिला आरक्षण पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन ये कानून बनकर लागू नहीं हो पा रहा। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था, सितंबर 1996 से ही लंबित था, जो लगभग 27-28 सालों से अधिक समय से चर्चा और विरोध का विषय रहा है। सितंबर 2023 में संसद से पास होते और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बावजूद इसका वास्तविक कार्यान्वयन, जनगणना और परिसीमन के कारण अभी भी लंबित है। और अब लोकसभा में 131वां संशोधन विधेयक गिरने के साथ ही फिर लंबे समय तक महिला आरक्षण ठंडे बस्ते में जाता मालूम पड़ता है। लेकिन चुनावी मंचों पर यह मुद्दा बेहद गर्म हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण बिल का गिर जाना सत्ताधारी गठबंधन के लिए फायदे का सौदा है? वैसे तो पिछले 12 सालों में ये पहली बार हुआ है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश किया गया कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक गिर गया। ऐसे में इसे मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष का जश्न भी कुछ यही बताता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो इसे लोकतंत्र की जीत बताया। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इस बिल के गिरने का फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको? ऊपर तो दिखता है कि ये सरकार के लिए झटका है, लेकिन ये मत भूलिए कि इस देश में चुनाव वही पार्टी जीतती है जिन्हें महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है। महिला वोटर्स पिछले कई चुनावों में निर्णायक वोटर के तौर पर उभरी हैं। जिस पार्टी को महिलाओं ने प्यार दिया उसकी चुनावी नैया पार हो गई। बीजेपी भी महिला केंद्रित योजनाओं के बलबूते ही कई राज्यों में चुनाव जीती है। ऐसे में लोकसभा में ये बिल गिरना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। जिस तरह से पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गिन कर इन विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी कहा, जिस तरह से पार्टी ने तमाम महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया है, उससे साफ है कि भले ही ये घटना लोकसभा की हो, लेकिन नजर में बंगाल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्य भी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। केरल में साक्षरता और लिंगानुपात की तरह ही मतदाता सूची में भी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। वहीं तमिलनाडु में 2.89 करोड़ से अधिक महिला मतदाता हैं, जो पुरुष मतदाताओं की तुलना में काफी अधिक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी महिला शक्ति निर्णायक भूमिका में। इन राज्यों में भी जीत की चाबी महिला वोट बैंक के पास ही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल एक बड़ा मोर्चा है जो बीजेपी लंबे समय से जीतना चाहती है। बीजेपी का ये लंबे वक्त से मिशन रहा है। वहां एक महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पार्टी ममता के खिलाफ ही महिला कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है। ऐसे में चुनावों के मद्देनजर ये फैसला विपक्ष के लिए घाटे का सौदा भी बन सकता है। लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से, जैसे बिल की टाइमिंग और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब सरकार को पता था कि उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है, फिर ये बिल सदन में क्यों लाया गया? इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा असल में क्या थी? क्या सरकार इस बिल को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाना चाहती थी? सरकार की कोशिश ये है कि विपक्ष को देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ दिखाया जाए। और इसके अलावा विपक्ष के आरोप है कि बंगाल चुनावों में फायदे के लिए इस बिल को इस तरीके से लाया गया। सरकार ये नैरेटिव बंगाल में भी बनाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, जबकि परिसीमन लागू करने के एजेंडे में महिला आरक्षण को सरकार ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने इस फैसले पर विपक्ष को निशाना साधा है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि विपक्ष ने कैसे इस विधेयक के गिरने का जश्न मनाया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी।
हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। जब सवाल ये है कि आप सीटें बढ़ा करके आरक्षण देना चाहते हैं, हमारा संविधान, हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान ये कहता है, नियम जो है कि आप जनगणना कराएं, और ये जनगणना कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे ही जनगणना की बात करेंगे तो जाति जनगणना की बात उठेगी, और जाति जनगणना की बात उठेगी तो सभी समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे आबादी के हिसाब से, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सभी प्रोसीजर्स को, सभी नियमों को बाईपास क्यों कर रहे थे ये लोग, और फिर इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे? तो इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति थी इनके संगी साथियों की, इनके खुफिया लोगों की, इनकी गुप्त योजना थी कि किसी भी तरीके से पीडीएस समाज को और जो नारी शक्ति है उसको तोड़ दें। वही पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष पर कैसे निशाना साधा, उन्हें महिला विरोधी बताया, ये भी देखिए। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था, लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार है। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं।
इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। महिला आरक्षण के साथ सरकार परिसीमन विधेयक भी लाई थी, जिसका मकसद लोकसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करना था। दक्षिण भारतीय राज्यों ने परिसीमन विधेयक का खुलकर विरोध किया। तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरला हो, लगातार इसके खिलाफ थे। ऐसे में सरकार जानती थी कि परिसीमन लागू हो पाना इतना आसान नहीं, लेकिन इसे महिला आरक्षण के साथ जोड़कर विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिशों में अगर सत्ता पक्ष सफल हो जाए तो ये भी कम बड़ी जीत नहीं होगी। लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच महिलाओं के संसद में पहुंचने के रास्ते में जो आरक्षण का सपना दिखाया गया था कई सालों से, वो सपना फिलहाल सपना ही है, हकीकत से दूर है। और ये देखने वाली बात होगी कि असल में देश की संसद में महिलाओं को लेकर जो आरक्षण की बात हो रही है वो कब लागू हो पाता है।